हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग अपने क्लास 12th के चैप्टर पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन को आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों के कमेंट जो रेगुलरली आ रहे हैं, जो मेरे पास आप लोगों के इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे मैसेजेस आ रहे हैं, तो सोशोलॉजी के कोर्स की मैं बात करूँ तो देखो, हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि बाय फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक हम इस कोर्स को पूरा कर लें। दोनों बुक पूरी कंप्लीट, सारे चैप्टर कर लें, जिस भी वे में होगा। कॉपी पेन यूज़ करके, जैसे जितनी वीडियोस बन रही हैं, बीच में बोर्ड अवेलेबल होगा, चीज़ें अरेंज हो पाएंगी, उसके थ्रू हम लोग कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के बाद आई एम प्लानिंग कि हम लोग लाइव क्लासेस करें। ठीक है, मैं एक टाइम फिक्स कर दूंगी, आप लोग मुझे अपना अपना एक बार पर्टिकुलरली टाइम जोन बता दीजिए कि ये टाइम आप लोगों का फ्री अवेलेबल टाइम रहता है। तो 1-2 हफ्ते में मेरे पास सारे स्टूडेंट का टाइम आ जाएगा अवेलेबल। उस बेसिस पे मैं एक टाइम डिसाइड करूंगी, जनरल मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट के बेसिस पे। उस टाइम पे हम लोग लाइव क्लासेस का टाइम डिक्लेयर कर देंगे कि आज 5 से 6, जैसे 1-on-1 हमारी क्लासेस होती है ना, तो आज 5 से 6, आज 5 से 7, वट हम ये 1, 2, 3 चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग रेगुलरली वीडियो देख रहे हैं, थोड़ी सी बातें हैं आज जो मुझे करनी है, इसलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर आप लोगों को मुझे टाइम मैसेज करना है। ठीक है, डाउट तो आप लोग पूछ लेते हैं, जो भी है, यू आर ऑलवेज वेलकम फॉर दैट। बट एक फ्री टाइम स्लॉट आप लोगों का मेंशन करना है, जिस टाइम पे आप लोग अपना फोन अपने साथ लेके, फोन, लैपटॉप, वॉटएवर, जहां पे भी आप वीडियो देखते हैं, कि हम 5 से 6, 5 से 7 इस टाइम पे, 3 से वॉटएवर जो भी टाइमिंग है, कि हम इस टाइम पे फ्री होते हैं, हम इस टाइम पे लाइव क्लासेस प्रॉपर अटेंड कर पाएंगे। उससे बेनिफिट क्या होगा कि हम एक चैप्टर के लिए एक क्लास रखेंगे। ठीक है, अभी तो क्या होता है, एक चैप्टर मल्टीपल पार्ट्स में हम लोग कर रहे हैं। तो जब एक बार आप पढ़ चुके होंगे, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आज का डेट 10th ऑफ दिसंबर मैंने डिसाइड करा कि हम सोशोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट पूरा रिवाइज करेंगे। 1 घंटा लगा, आधा घंटा लगा, या 2 घंटे लगे क्लास में, जितनी देर में वो चैप्टर रिवाइज होगा, हम डिटेल में उस चैप्टर की डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या आंसर लिखना है ये भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम रहती है ना, आंसर नहीं लिखने आ रहे हैं, सुन लिया, समझ लिया, मैम वीडियोस भी देख ली हैं सारी, बट आंसर नहीं लिखे जा रहे, पेपर में नंबर नहीं आ रहे हैं। तो पूरे बचे हुए दिसंबर के जो भी हमारे 20-25 दिन बच जाएंगे लास्ट के, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, हम ये डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो आई वांट वो वीडियो ऐसे अपलोड ना करूं कि मैं पहले रिकॉर्ड करूं देन पब्लिक करूं आप लोगों के बीच में। मैं चाहती हूं वो वाली क्लासेस लाइव क्लासेस हों, और लाइव क्लासेस लेने का बेनिफिट तभी होगा जब आप लोग अटेंड करेंगे और आप अपने लाइव, मतलब उसी टाइम अपने जो भी चैप्टर से रिलेटेड डाउट आ रहे होंगे वो मुझसे पूछेंगे। मैं तभी के तभी कमेंट पढ़ के आपके डाउट भी वहां पे क्लियर कर दूंगी। ओके, तो बेनिफिट तभी रहेगा जब यू गाइज विल कम, आप लोग देखने के लिए अवेलेबल होगे। अदरवाइज बाद में आप लोग रिकॉर्डेड क्लास देखोगे तो बेनिफिट नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे रखी है। मैं पहले आप लोगों से टाइम पूछ रही हूँ। यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि टाइम स्लॉट आप लोग मुझे बता दीजिए। 10-15 दिन में जैसे भी स्टूडेंट के मेरे पास रिप्लाई आएंगे, उस रिप्लाई के बेसिस पे आई विल फिक्स द टाइमिंग कि ये हमारी लाइव क्लासेस का टाइमिंग रहेगा। प्रॉपर एक टाइम टेबल भी हम लोग बना लेंगे। हम एक टाइम टेबल बनाएंगे कि आज इतनी दिसंबर को हम लोग चैप्टर 1 करेंगे, इतनी दिसंबर को हम लोग चैप्टर 2 करेंगे, इतनी दिसंबर को हम 2019 का सोशोलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे। ये सब टाइम स्लॉट पहले से ही डिसाइड हो जाएगा, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। आई हैव टू टेक द क्लास। टाइम टेबल बनने के बाद बर्डन रहेगा कि मुझे क्लास लेनी ही लेनी है, एंड आपके लिए बर्डन रहेगा कि उस टाइम स्लॉट पे आप लोगों को क्लास लेने के लिए अवेलेबल होना ही होना है। आई एम ट्राइंग कि आप लोगों को ट्यूशन की, अलग से नोट्स अरेंज करने की, किसी भी चीज की सोशोलॉजी के लिए जरूरत ना पड़े। ठीक है, ये क्लासेस बस आपके लिए मोर देन इनफ हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, बाकी आगे जो भी चीजें होंगी हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, बाकी आपको डाउट आएगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब हम बात करें, देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमने लास्ट क्लास में दलित पैंथर के बारे में देखा था, है ना। मैंने डिटेल में डिस्कस करवा दिया था, आपकी बुक में एक वर्ड था, बट हमने डिटेल में दलित पैंथर डिस्कस कर लिया था। और जो लोग 12th में पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, वो दलित पैंथर वहां पे भी डिटेल में पढ़ के चलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट एंड नॉन स्टेट इनिशिएटिव्स एड्रेसिंग कास्ट एंड ट्राइब डिस्क्रिमिनेशन। मतलब ऐसे स्टेट क्या स्टेप ले रहा है, और स्टेट के अलावा नॉन स्टेट जो फोर्सेस हैं, जो एक्टर्स हैं, जो पर्टिकुलरली लोग हैं, वो क्या इनिशिएट ले रहे हैं इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए। अब पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि स्टेट और नॉन स्टेट क्या। तो जब मैं वर्ड यूज कर रही हूं स्टेट, तो स्टेट मतलब आपकी सरकार, आपकी गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए। एंड नॉन स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट नहीं है, जनरल पब्लिक, पब्लिक एंड ग्रुप ऑफ पब्लिक, पब्लिक और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन क्या स्टेप ले रहे हैं इस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए।
ओके, तो देखिए जब मैं गवर्नमेंट की बात करती हूँ तो मैंने आपको बताया था कि ये जो कास्ट से रिलेटेड मैटर है, ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये आज़ादी से मतलब हमारे इंडिपेंडेंस से भी पहले उठने लगे थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस मूवमेंट को पहले से ही एड्रेस कर रहे थे। तो हमारे जब हम व्हेन वी आर अंडर ब्रिटिश रूल, जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, तो 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, बहुत सारे एक्ट लॉ तब भी पास हुए हैं ना जब ब्रिटिशर थे। तो 1935 में जस्ट आज़ादी से पहले एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था। इसमें आपकी जो ये कास्ट थी, SC ST वगैरह कास्ट थी, इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की बात की गई थी कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देनी चाहिए। सो दैट वाई स्पेशल ट्रीटमेंट, बिकॉज इनको डाउन ट्रोडन रखा गया है, तो अब इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दो ताकि ये इक्वालिटी में आ सके, यानी कि ये अपलिफ्ट कर पाए, तभी इक्वालिटी की बात होगी ना। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कुछ और चीजें एक्सटेंड की गई। अभी मैंने दलित पैंथर एक ग्रुप का नाम बताया था आपको, है ना। उसके अलावा और भी एक्सटेंशन OBC को लेके भी हुई। मतलब पहले सिर्फ रिजर्वेशन या वट जो भी रिजर्वेशन या जितने भी स्पेशल ट्रीटमेंट की बात थी वो किसको लेके थी? वो SC शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को लेके थी। बट 1990 में ये किसको लेके होने लगी? अदर बैकवर्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए भी होने लगी। ठीक है, क्या है ये? अदर बैकवर्ड कास्ट। अगेन आई एम सेइंग, जो बच्चा पॉलिटी पढ़ रहा है वो डिटेल में पढ़ेगा मंडल कमीशन के बारे में कि कैसे मंडल कमीशन ने अदर बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन की डिमांड करी थी। यहाँ पे हम सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको मंडल कमीशन डिटेल में नहीं बता रही हूँ। ओके, तो इतना हमने समझा कि ये पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब OBC की बात नहीं की गई थी, वो बाद में 1990 में जाके की गई है। 1990s के टाइम पे ये बात छेड़ी गई है कि OBC को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आया रिजर्वेशन। आपने बोला ना स्टेट यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट का सबसे पहला स्टेप है रिजर्वेशन। जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसी टाइम पे इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ ये पार्ट इंक्लूड था रिजर्वेशन का, है ना। अब रिजर्वेशन क्या होता है? अब बोलोगे ये क्या क्वेश्चन है मैम, मतलब रिजर्वेशन किसे नहीं पता क्या होता है? सिंपल सा वही कंसेप्ट है, बट पता होना और पेपर में लिखना में डिफरेंस होता है। ठीक है, पता सबको है तो एक बार आप पढ़ लोगे और सुन लोगे तो आपको ये चीज याद हो जाएगी कि कुछ सीट्स, पहली बात तो आप किसको दे रहे हो? अगर आज की डेट में मैं बात करूं तो SC ST OBC की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम क्या बोलेंगे? कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या कर देना? उनके लिए कुछ सीट अलग से सेपरेट कर देना, उनके लिए सीट क्या कर देना? सेपरेटली रख देना, होल्ड कर देना कि ओनली दीज पीपल विल गेट दीज सीट्स, इन्हीं पर्सन को ये सीट्स मिलेंगी। तो क्या है रिजर्वेशन? setting aside of some places or seats for members of the scheduled caste and tribes in different sphere of public life. अब क्वेश्चन आता है what are these different spheres? कहाँ पे इनके लिए सीट रिजर्व कर रहे हो? मतलब ऐसा देखो, बस में तो नहीं लिखा होता ना ये SC ST OBC वाले पर्सन के लिए सीट है ना। डिफरेंट स्पेयर मीन्स व्हाट? वहां पे तो आप ऐसे नहीं लिखते हो। तो व्हाट आर दीज डिफरेंट स्पेयर्स? तो ये डिफरेंट स्पेयर्स होते हैं जहां से इन्हें अपलिफ्टमेंट मिलेगी। लाइक पढ़ाई में, पढ़ाई अच्छे से कराओ, लाइक इनको आप एजुकेशन फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं हम, प्लस उसके अलावा आप इनको क्या दो? जॉब्स अच्छी दो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दो जो इन्हें नहीं मिल पा रही थी पहले। ठीक है, तो यही चीज है। ये डिफरेंट स्पेयर्स की जब मैं बात करती हूँ तो व्हाट डज दिस इंक्लूड? सीट्स इन द स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर, यानी जो आपकी SLA स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लोकसभा राज्यसभा होती है, वहां पे इनके लिए सीट रिजर्व होती है। गवर्नमेंट सर्विसेज में जॉब्स के लिए एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, अब ये सीट्स किस बेसिस पे डिवाइड होती हैं? तो टोटल पॉपुलेशन में, मतलब जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें इनका जितना भी परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज इनका टोटल पॉपुलेशन में इनका जितना भी परसेंटेज है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में इनका जितना भी परसेंटेज है, उस बेसिस पे ये जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो डिसाइड होता है कि हमें इन्हें कितना % रिजर्वेशन देना है, कितनी सीट्स इनके लिए रिजर्व रखनी है। तो अगर पूछा जाए बेसिस क्या है, तो बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कुछ लॉज। रिजर्वेशन दे रखा है, ठीक है, स्टेट एक्टर यानी सरकार ने रिजर्वेशन दे रखा है ऐसी कास्ट और डिस्क्रिमिनेशन को कंट्रोल करने के लिए। व्हाट एल्स में है लॉ। बहुत से कानून ऐसे बनाए गए हैं जिसके थ्रू क्या मिलता है? इनको प्रोटेक्शन मिलता है और इनके साथ होने वाली गलत ट्रीटमेंट के लिए आवाज उठाई जाती है। देखिए, अभी मैंने कुछ बेसिक बातें जो NCERT में लिखी है डायरेक्ट वही मेंशन करी है। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली और भी बहुत सारे लॉज हैं जो इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, बट यहाँ पे अभी उन पे डिटेल में डिस्कशन नहीं की है मैंने। ठीक है, तो लॉ में क्या है? सबसे पहले आपके पास है कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850। ठीक है, ये 1850 ईयर देख के समझ में आ रहा है कितना पुराना एक्ट है।
फ्रीडम से भी पहले का, इंडिपेंडेंस से भी पहले का एक्ट है। अब ये क्या कह रहा है, जरा पढ़ लो एक बार। डिसअलाउड द कर्टेलमेंट ऑफ राइट ऑफ सिटीजन ड्यू सोलली टू चेंज इन रिलीजन और कास्ट। पढ़ लिया, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, वहां पे भी रीड करा था तो पढ़ी थी, समझ ही नहीं आई थी क्या बात है ये। तो इसी को समझना है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सी बात समझिए। 1850 के टाइम पे क्या था, वी आर अंडर ब्रिटिशर। ब्रिटिशर यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे थे। अब उस टाइम पे बहुत ज्यादा धर्म परिवर्तन लोग करवा रहे थे, ठीक है, पैसे भी मिलते थे प्लस बेनिफिट्स भी मिलते थे एक्स्ट्रा। तो लोग क्या थे, जो लोग बिल्कुल गरीब थे, और मैं कहूँ जैसे SC ST थे, जिनको मौका ही नहीं मिला अपने टाइम पे अपलिफ्ट होने का, अपर कास्ट ही अपलिफ्ट होती रही, तो ये लोग सोच रहे थे कि अगर हम कास्ट में, रिलीजन में अपना, सॉरी कास्ट नहीं, रिलीजन में रिलीजन चेंज करा लें तो वी विल गेट द बेनिफिट, हमको तो इस चीज का बेनिफिट ही मिलेगा। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा था, सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट नहीं, बहुत सारे लोग रिलीजन चेंज करा रहे थे, ठीक है। तो अब क्या होता था, जब आप रिलीजन चेंज करा रहे हो ना, तो आप बेनिफिट नहीं ट्रांसफर करते थे पर्सन को। बेनिफिट जैसे कि कैसा, मेरे को प्रॉपर्टी में राइट है, ठीक है, पोजेशन का राइट है, लेकिन मैंने करा लिया रिलीजन चेंज, अब आपने कहा आप जाओ, निकल जाओ हमारे घर से, अब आपकी हमारे घर में कोई जरूरत नहीं है ना। मतलब आपने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, अब आपके हमारे घर में कोई जरूरत नहीं है, हम आपको अपनी जायदाद और इन सब से बेदखल करते हैं, है ना। पुरानी मूवीज में होता है ना कंसेप्ट, जाओ हम तुम्हें बेदखल कर रहे हैं, तुम हमें हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं चले। तो ये जो बेदखली वाला कंसेप्ट था कि आपको हम इन चीजों से डिसअलाउ करते हैं, तो इन चीजों के लिए ये कानून बनाया था ब्रिटिशर के टाइम पे ही, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था कि यू कैन नॉट डू दैट, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। किसी पर्सन ने अपना रिलीजन चेंज करा लिया है, कोई कास्ट चेंज करा ली है, उस बेसिस पे आप उस सिटीजन के राइट उससे डिसअलाउ नहीं कर सकते हो। इतनी सिंपल सी कहानी यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, ये फेवर कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है, बिल्कुल। उसके बाद आता है 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005। क्या है 93rd अमेंडमेंट एक्ट? मैं मान के चल रही हूं आप बच्चे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, आपको पॉलिटी की नॉलेज है, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंडमेंट ला सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना होता है, चेंज लाना होता है जब भी संविधान में, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की 93rd अमेंडमेंट थी, जो कि 2005 में हुई, वो ओबीसी के रिजर्वेशन की बात करते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी, कि अब ओबीसी को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एस्पेक्ट में टच नहीं कर रही हूं, अदरवाइज वो फिर पॉलिटी की क्लास में कन्वर्ट हो जाएंगी चीजें, है ना। उसके अलावा SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट आया 1989 में। मतलब SC ST के साथ अगर कुछ गलत ट्रीटमेंट हो रही है, इनजस्टिस हो रही है, मतलब क्या क्या चीजें, देखो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं लगती मुझे, अब लग रहा है मैं प्रीवियस क्लास में ये सब बातें बार बार बोल चुकी हूँ। इनजस्टिस हो रही है, इनइक्वालिटी हो रही है, अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है इनके साथ, राइट। तो इनके खिलाफ जो भी ऐसा स्टेप ले रहा है उसको हम क्या करेंगे, पनिश करेंगे। इसके लिए एक्ट बनाया गया है SC एंड ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, जो कि 1980 में बनाया गया। उसके बाद इस एक्ट में टाइम टू टाइम एक्ट में भी, इस लॉ में भी बदलाव किए गए हैं, इस कानून में भी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब जो स्टूडेंट 12th का स्टूडेंट है उसको बहुत डिटेल में ये कानून पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ यहीं पे इनके नाम याद कीजिए, क्या चीजें हैं ये याद कीजिए, और पेपर में इनको एज इट इज प्रेजेंट कीजिए। बट इफ कोई स्टूडेंट यहाँ पे UPSC एस्पिरेंट है, जो मतलब UPSC में सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेने का प्लान कर रहा है और वो ये वीडियोस देख रहा है, या आप किसी और कंपटीशन के लिए इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें। आप या तो गूगल पे, नेट पे इसको सर्च कर लीजिए, एंड इफ यू वांट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप एक UPSC एस्पिरेंट हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसको डिटेल में, इस एक्ट को अलग से पढ़ाऊं, तो मैं सेपरेटली एक वीडियो SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट पे आपके लिए बना दूंगी, छोटी सी वीडियो, जिसमें हम इसका बैकग्राउंड, इसमें जो भी चेंजेस हुए हैं और रिसेंट इसमें क्या चेंज आया है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। ओके, सो दैट्स इट। इसमें अगला पॉइंट हम देखते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का पार्ट है हमारा आर्टिकल 17, जो अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को, कि भाई अनटचेबिलिटी तो किसी कीमत पे नहीं हो सकती है, अनटचेबिलिटी क्रिमिनल ऑफेंस है, ये प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया है। तो दीज आर सम लॉज जो प्रिवेंट करके चल रही हैं। अब यहाँ पे लाइन है, लॉ अलोन कैन नॉट एंड अ सोशल प्रैक्टिस। सिर्फ कानून बना देने से सोशल प्रैक्टिस एंड नहीं होती। अगर होती तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन में इतने कानून बने हुए थे SC ST के लिए, तभी सब कुछ डिस्क्रिमिनेशन ओवर हो जाना चाहिए था। बट क्या हुआ? नहीं हुआ। उसके बाद भी बैक टू बैक बहुत सारे कानूनों की मुझे जरूरत पड़ी, ठीक है। और
स्टिल आफ्टर सो मेनी ऑफ लॉज हम आज की डेट में भी डिस्क्रिमिनेशन के एग्जाम्पल देखते हैं। कोई स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन, कहीं पे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फील कर रहे हैं इसकी वजह से। तो स्टिल देयर आर केसेस, स्टिल देयर आर एग्जाम्पल्स जो हमारे आंखों के सामने आते हैं, और ऐसे एग्जाम्पल जो केस बन जाते हैं। बाकी ऐसे तो गाँव में बिल्कुल पर्टिकुलर जो रूरल एरिया है वहाँ पे ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होते होंगे जो हमारी आंखों के आगे आ भी नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो लॉ अलोन कैन नॉट एंड अ सोशल प्रैक्टिस। अब मैं पूछूं व्हाट एल्स इज नीडेड, और क्या जरूरत है यार, अगर लॉ खत्म नहीं कर पा रही है तो और कैसे खत्म करोगे इन सब चीजों को। अब क्वेश्चन आता है नॉन स्टेट एक्टर्स का। लॉ खत्म नहीं कर पा रही है तो हमें चेंज करना है इंसान की आइडियोलॉजी को, ठीक है ना। अगर क्राइम खत्म करना है तो सजा देने से पहले क्रिमिनल दिमाग को समझो और उस क्रिमिनल माइंडसेट को, उस आइडियोलॉजी को, ठीक है। क्या करना है हमें माइंडसेट और आइडियोलॉजी को टारगेट करना है बेटा। थोड़ा साइकोलॉजिकल बात है बट क्या करें, इंटरलिंक्ड है ना चीजें। ऑब्वियसली अब सोचो ना, हमें माइंडसेट और आइडियोलॉजी को चेंज करना है तो जाके चीजें हेल्प करेंगी। हमें लोगों को क्या करना है, अवेयर करना है, ठीक है। हमें लोगों को अवेयर करना है, लोगों को चीजें इंफॉर्मेशन पहुंचानी है लोगों तक। तो ह्यूमन बीइंग्स हेल्प करेंगे और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक ग्रुप्स बनी हैं वो हेल्प करेंगी। जैसे कि देखो बहुत सारी चीजें, नॉन स्टेट एक्टर ऐसा नहीं है कभी कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा बहुत सारी चीजें हुई हैं। BR अम्बेडकर फाइट कर रहे थे दलित्स के लिए, उनके टाइम पे बहुत सारे ग्रुप बने। मैंने आपको चैप्टर 3 में कितनी सारी पर्सन्स बताए हैं जो दलित वुमेन के राइट, वुमेन की एजुकेशन, दलित की एजुकेशन के लिए फाइट कर रहे थे, ठीक है। कितने नाम मैंने आपको बताए थे, ज्योतिबा फूले, इनकी वाइफ सावित्रीबाई फूले, कितने लोग हैं, मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट हर पर्सन दलित्स के राइट के लिए तो उस टाइम पे लड़ ही रहा था, क्योंकि सबको दिख रहा है सोसाइटी में बहुत बड़ी एवल था दलित्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होना। सबको दिख रहा था वुमेन को नहीं पढ़ाया जा रहा, वुमेन को सती करा जा रहा है, ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। तो एवरी सोशलॉजिस्ट या सोशल रिफॉर्मर इज फाइटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो तब भी ये चीजें थी। आज की डेट में भी हम देखते हैं बहुजन समाज पार्टी जो यूपी में एक पार्टी बनी है, वो स्पेशली दलित को बेस लेके बनी है। तो ऐसे मल्टीपल थिंग्स हैं। अब दलित पैंथर का एग्जांपल ले लो, वो भी आजादी के बाद आया था, वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था ऑल्दो वो, बट स्टिल वो भी आजादी के बाद आया, किसके लिए, दलित्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो लॉ अलोन कैन नॉट एंड अ सोशल प्रैक्टिस, वी ऑल्सो नीड सम नॉन स्टेट एक्टर, एंड नॉन स्टेट एक्टर इंक्लूड ह्यूमन बीइंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय देम। और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब वहां पे ये सब कुछ डिटेल में पढ़ा हुआ है आपने प्रीवियस चैप्टर में और प्रीवियस वीडियो में, तो यहाँ पे ये डिटेल में हमें पढ़ना ही नहीं है दोबारा। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हम वहां का कहानी उठाएंगे और यहाँ के आंसर्स में चिपका देंगे। इज दैट क्लियर। अब इसके बाद हमें इस चैप्टर में क्या क्या करना है, एक एक करके अलग अलग चीजें टारगेट करनी है। जैसे हमें आदिवासी को अलग टारगेट करना है, हमें अभी ओबीसी को टारगेट करना है, ओबीसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। फिर आदिवासी को लेके स्ट्रगल्स के बारे में हमें पढ़ना है, फिर उसके बाद वुमेन्स को लेके हमें चीजें पढ़नी है। तो ये चैप्टर आपको बेसिकली हर तरीके से जो प्रॉपर वल्नरेबल सेक्शन है ना सोसाइटी का, जो अपलिफ्ट नहीं हो पा रहा था, जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, उसके बारे में ये चैप्टर आपको बता रहा है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी ये बातें। बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कशन करके चलते हैं, मैं मानती हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ चीजें, एक एक वर्ड, एक एक टॉपिक हम लोग एनसीईआरटी का यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, जस्ट इसके बाद एनसीईआरटी रीड करिए, जो बॉक्सेस हैं वो रीड करिए, जो भी डाउट आता है फील फ्री टू डू द कमेंट, आप कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझसे अपने डाउट सारे क्लियर कीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।